बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 एनालिटिकल केमिस्ट्री। और स्टूडेंट्स ये हैं टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चंस। तो ये तकरीबन 10 क्वेश्चंस हैं और कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में तमाम क्वेश्चंस जो इसको कवर कर लें। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए तो एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला आपके पास टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन है, डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री। वैसे तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन बिल्कुल सादा करके जो मैंने आपके लिए डेफिनेशन बनाई है वो क्या बनती है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंसेज in order to separate, identify and detect each component of the sample by using various techniques and instruments. It is called analytical chemistry। यानी analytical chemistry वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसमें क्वांटिटेटिव स्टडी भी करते हैं, आप क्वालिटेटिव स्टडी भी करते हैं और इसके लिए आप कुछ इंस्ट्रूमेंट भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ टेक्निक्स भी इस्तेमाल करते हैं। और इसका मकसद क्या होता है कि आपके पास जो भी केमिकल सब्सटेंस है उसको आप उसमें से जो सा भी कंपोनेंट जो है वो सेपरेट करना चाह रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो प्रोसेस जो है वो आपके लिए इस आसान बन जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट किस्म की जो टेक्निक्स होती है उसको। ठीक है। अच्छा, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे कहता है कि प्रूव दैट एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन समझ लीजिए, आपसे कह रहा है कि जितनी भी केमिस्ट्री की टाइप्स होती हैं क्या एनालिटिकल केमिस्ट्री जो इन सबका पार्ट्स है? डेफिनेटली। देखिए, केमिस्ट्री एक्चुअल में क्या होती है, अगर आप इसकी कोई भी ब्रांच स्टडी करें तो उसमें आपको जो कॉमन चीज़ नज़र आएगी वो क्या होगी कि आप स्टडी करते हैं जो भी मैटर होता है उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज उसकी कॉम्पोजिशन। तो अगर आप इसकी कोई सी भी ब्रांच स्टडी करें तो उसमें 3 क्वेश्चंस जो है ना वो आपको मस्ट मिलेंगे। कौन कौन से? व्हाट, वेयर एंड हाउ मच। ठीक है। इन तमाम बातों का जवाब कौन देता है? इन बातों का जवाब देता है एनालिटिकल केमिस्ट, क्योंकि वो आपको बताता है कि इस सब्सटेंस जो है इसका नेचर क्या है, वो आपको बताएगा कि ये जो सब्सटेंस है इसकी क्वांटिटी कितनी है और ये भी बताएगा कि ये सब्सटेंस जो है वो है क्या चीज़। ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? इन ऑल ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री व्हेन एवर वी स्टडी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द मैटर, द 3 बेसिक क्वेश्चंस व्हाट, where and how much is answered by analytical chemistry, so it is a part of all types of the chemistry। तो ये हो गया रीज़न नंबर 2 इसका। अब आ जाइए रीज़न नंबर 3 की तरफ। आपसे पूछा जा रहा है जस्टिफाई दैट क्वालिफाइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टू क्वान्टिफाई एनी सैम्पल। सबसे पहले तो सवाल समझ लीजिए। ये आपसे कहता है कि क्या ये वाकई ऐसा ही होता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस की आपको क्वांटिटी मालूम करनी है तो इसके लिए पहले इसकी क्वालिटी जो है उसको मालूम करना ज़रूरी होता है? इसका जवाब है 100% यस। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है इसमें आप किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट मालूम करते हैं। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन नहीं होती कि आप बस जैसे शॉप पर जाते हैं और आप कहते हैं कि जनाब मुझे इतने किलो चीनी चाहिए, तो उसने चीनी मेजर करके दे दी आपको। तो यहाँ पर सिर्फ ये सिंपल मेजरमेंट नहीं चलेंगी कि आप जो है बैलेंस की मदद से कोई सी भी सिंपल सी टेक्निक्स यूज़ करके सिर्फ वेट मालूम करें और आप कह रहे हैं कि जी मैंने क्वांटिटी मालूम कर ली, बल्कि जो सैंपल होता है उसका जो एटॉमिक नंबर है या एटॉमिक मास है वो भी रिक्वायर्ड होता है आपको। तो अगर आपको मालूम ही नहीं है कि सैंपल है क्या चीज़ है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, तो उसकी क्वांटिटी मालूम करके आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। इसीलिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको मालूम करना होगा कि सैंपल का नेचर क्या है। यानी पहले करेंगे क्वालिटेटिव स्टडी, जब पता चल जाएगा सैंपल क्या है फिर करेंगे क्वान्टिटेटिव स्टडी, यानी फिर अमाउंट मालूम करेंगे और देन कंसंट्रेशंस। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? Whenever any chemist start working to quantify any sample, first of all qualify the sample to identify the compounds in the sample, then apply quantitative analysis procedures to determine the quantity of the compounds। ठीक है। तो इसी बात को मैंने सादा तरीके से आपको बता दिया था कि पहले नेचर मालूम करेंगे उसके बाद वे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है डिस्कस विच मैथड्स डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंसेस। यानी डेफिनेटली आपसे पूछा ये जा रहा है कि ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप करते हैं तो उसके जो फिजिकल मेथड्स हैं वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी मालूम करने के लिए। और प्रॉपर्टी का नेचर कैसा होना चाहिए? फिजिकल नेचर होना चाहिए। तो अब आप इसका आंसर क्या देंगे? इन क्वान्टिटेटिव एनालिसिस फिजिकल मैथड्स विच डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंसेस आर। अब ये कौन कौन से मेथड हैं इसके नाम आ जाते हैं। सबसे पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको शॉर्ट में कहा जाता है
TIR। नंबर सेकंड मेथड होगा आपका एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको शॉर्ट में कहेंगे AES। नेक्स्ट होगा ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। एंड एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको कहा जाता है EDS एटसेट्रा। तो आपकी बुक में ये 3-4 ही नाम थे, तो यही मेंशन है, इसे ही लिख लेंगे आप, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ इसे कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस में फ़र्क बताएं। तो आप इसके लिए एक वीडियो देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में जो पहला क्वेश्चन है इसमें मैंने डिटेल में आपको बाकायदा लिख कर भी दिखाया और समझाया भी है, इसको प्लीज़ वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन इज़ अ सिस्टमैटिक एरर। सवाल में आपसे ये कहा जा रहा है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि एसिड बेस टाइट्रेशन में जो इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो सही से काम नहीं करता तो क्या ये सिस्टमैटिक एरर होगा? जी हाँ। देखिए, जो सिस्टमैटिक एरर होता है जिसका दूसरा नाम डिटरमिनेट एरर भी होता है, ये एक्चुअली होता ही तब है जब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ये प्रॉपर काम ना कर रहा हो। चाहे तो कि ये कह लीजिए कि उस इंस्ट्रूमेंट की जो बनावट है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, या अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आप सप्लाई करें उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह के जितने भी एरर्स होते हैं वो कहलाते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो लेट्स सपोज आप टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं और आपके ऑपरेटस में कोई भी फॉल्ट है और इसकी वजह से आपका रिजल्ट ख़राब आ रहा है, तो ये इम्प्रॉपर फंक्शनिंग है इंस्ट्रूमेंट का, और ये वाला एरर क्या कहलाएगा? सिस्टमैटिक एरर। इसको रीड कर देती हूँ मैं यहाँ। सिस्टमैटिक एरर और डिटरमिनेट एरर इज कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इन एसिड बेस टाइट्रेशन इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर। इफ़ अगर ऐसा हो रहा है कि नॉट प्रॉपर वर्किंग कर रहा है तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक एरर। कौन सा एरर होगा? ये सिस्टमैटिक एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, यानी दोनों में फ़र्क क्या है, इसको समझ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे क्रॉस कॉलम बना लिया है। मैं बार बार आप लोगों से यही कहती हूँ कि आप चाहें तो इसे पॉइंट्स की शक्ल में भी बना सकते हैं, वरना पे क्रॉस में आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाता है। तो इस तरीके से कॉलम बना लीजिएगा, एक तरफ लिखिएगा एक्यूरेसी, दूसरी तरफ लिखिएगा प्रिसिशन। नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी? इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ द ऑब्टेन वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द सैम्पल, यानी अगर आपका जो सैम्पल है उसकी जो ट्रू वैल्यू, उससे क्लोज आपकी जो वैल्यू होगी अगर वो आ रही है तो ये चीज़ क्या कहलाती है? एक्यूरेसी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो ट्रू वैल्यू है ना वो लेट सपोज 9 है और आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8.6 या 8.7, तो क्योंकि इससे थोड़ा करीब है तो इस वजह से रिजल्ट क्या कहलाएगा? एक्यूरेट। ठीक है। अब प्रिसिशन जो है वो बिल्कुल इससे डिफरेंट होता है। इट इज़ द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रेप्लिकेट मेजरमेंट ऑफ द सेम सैम्पल्स। एक ही सैम्पल है, फॉर एग्जाम्पल टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहा है एक बच्चा, वो 3 रीडिंग ले रहा है, तो तीनों रीडिंग अगर इसकी बिल्कुल क्लोज आ रही है, एक जैसे रिजल्ट आ रहा है। लेट सपोज उसने जो सैम्पल बनाया उसकी रीडिंग 9.5, 9.8, 10.2 आ रही है, तो वो क्या करेगा? इन तमाम रिजल्ट्स जो है उनका एक एवरेज निकाल लेगा, इससे उसको एक वैल्यू मिल जाएगी। तो वो रिजल्ट जो बिल्कुल करीब होगा वो प्रिसाइज कहलाएगा। ज़रूरी नहीं कि जो रिजल्ट प्रिसाइज है वो एक्यूरेट भी हो। प्रिसाइज का मतलब होता है कि आपकी हैंडलिंग इतनी अच्छी है कि जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लोज आ रहे हैं आपके। ठीक है। दूसरा जो फ़र्क होता है वो क्या हो सकता है कि जो एक्यूरेट रिजल्ट होता है ज़रूरी नहीं वो प्रिसाइज भी हो। ठीक है। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट होता है प्रिसिशन के ऊपर। सिमिलरली जो प्रिसिशन होता है इससे जो रिज़ल्ट मिलता है ज़रूरी नहीं कि वो ट्रू वैल्यू से बिल्कुल करीब हो तो वो एक्यूरेट है। हो सकता है कि प्रिसाइज रिजल्ट है लेकिन वो नॉट एक्यूरेट है। ठीक है। तो प्रिसाइज रिजल्ट जो है इसके लिए शर्त ये नहीं होती कि एक्यूरेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बस प्रिसाइज का मतलब होता है रीडिंग्स क्लोज आ रही हैं। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है आपसे ये पूछता है कि एक्सप्लेन टाइट्रेशन एंड विच अपरेटस यूज्ड इन इट। देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आम तौर पे हम एसिड और बेस के बीच में करते हैं। इसमें हम बेस को नॉर्मली ब्यूरेट में लेते हैं और एसिड जो है उसको हम लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क में। उसके बाद हम एसिड में जो है 1 से 2 ड्रॉप्स इंडिकेटर के डाल देते हैं, टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। क्योंकि ब्यूरेट में बेस होता है वो कलरलेस होता है, आपके पास कॉनिकल फ्लास्क में एसिड प्लस इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी कलरलेस होता है। लेकिन जैसे ही सॉल्ट बनना शुरू होता है लाइट पिंक कलर सा आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म हो गया है, टाइट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने ब्यूरेट में लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका जो वॉल्यूम है ये तो ब्यूरेट रीडिंग से आपको पता चल जाएगा, जबकि इसकी जो कंसंट्रेशन है ये फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो मालूम होगी। तो टाइट्रेशन के प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि जो भी अननोन सैंपल होता है उसका वॉल्यूम ब्यूरेट रीडिंग से पता करते हैं, फर्दर उसकी जो कैलकुलेशन होती है उसको करते हैं और यूज़ करते हैं हम अपना एक स्टैंडर्ड सैंपल। स्टैंडर्ड सैंपल का मतलब होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम है। तो उसको रीड कर देती हूँ मैं इधर।
Titration is the process in which we can calculate volume of unknown samples with the help of a standard solution, यानी कि known concentration जिसकी है, and then by further calculation concentration of the sample can be calculated. Acid-base titration is a common example of the titration in which pink color appears by using indicator and tells about end point or the equivalence point. तो end point या equivalence point कैसे पता चलेगा आपको? By means of changing of the color which should be slight pink. अब इसका जो ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं वो कौन कौन सा होता है? बेसिकली तो तीन ही होता है, यानी कि ब्यूरेट, पाइपेट या कॉनिकल फ्लास्क। ये तीन चीज़ें जो हैं ये मस्ट हैं। लेकिन इसके अलावा जाहिर सी बात है ब्यूरेट आप हवा में तो नहीं लगाएंगे, आपको आयरन स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से जो सोल्यूशंस होगा आपका एसिड और बेस का, उसको रखने के लिए आपको बीकर्स चाहिए होंगे। इसी तरीके से जो इंडिकेटर आप डालेंगे उसको डालने के लिए आपको ड्रॉपर चाहिए होगा, क्योंकि वो ड्रॉप्स में डलता है 2 या 3। तो अब इसके ऑपरेटर्स कौन कौन से हो गए? ब्यूरेट, पाइपेट, कॉनिकल फ्लास्क, आयरन स्टैंड, बीकर और ड्रॉपर्स एटसेट्रा। का मतलब इसके अलावा भी अगर आपको 1-2 चीज़ें चाहिए ड्राई करने के लिए, टिश्यू पेपर्स वगैरह चाहिए, तो वो सब कुछ जो है आपके ऑपरेटर्स में इन्वॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है एक्सप्लोर वाई वी यूज़ इंडिकेटर इन टाइट्रेशन, यानी कि टाइट्रेशन में हमें इंडिकेटर क्यों यूज़ करना पड़ता है। इसका जवाब मैंने अभी आपको क्वेश्चन 8 में भी दिया था कि जो एंड पॉइंट होता है इसको आमतौर पे डिटेक्ट करना नॉर्मल तरीके से तो बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर चेंज इन कलर हो जाएगा तो आप एंड पॉइंट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आप इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंडिकेटर कलर चेंज कर लेता है, यानी बेस में भी वो कलरलेस है, एसिड में भी वो कलरलेस है, लेकिन जैसे एसिड बेस मिलकर सॉल्ट बनाएगा ना तो वो अपना कलर स्लाइटली चेंज कर लेगा। फॉर एग्जांपल वो जो कलर है वो आपका पिंक भी आ सकता है, ऑरेंज कलर भी आ सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो इंडिकेटर इंडिकेट्स एंड पॉइंट बाय चेंजिंग कलर ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। Normally phenolphthalein, methyl orange and litmus papers are used. Each give different colors in acid-base reactions. यानी कि हैं तो तीनों इंडिकेटर, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन में जब आप तीनों अलग अलग इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे तो उसके कलर्स भी आपको डिफरेंट मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट योर सेल्फ का। लिस्ट डाउन स्टेप्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, यानी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के कौन से स्टेप्स होते हैं? तो उसके टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, फर्स्ट स्टेप पे आपको जो सा भी सैंपल दिया जाता है ना उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके आप एक नॉन वेट का सैंपल जो है उसको प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 ग्राम आपको यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे? 10 ग्राम वे करके उसका सैंपल बनाएंगे, उसका वेट आपको पता होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन विद द नॉन वेट ऑफ सैंपल। सेकेंड स्टेप, सेपरेट ऑफ द डिज़ायर्ड कंपोनेंट। उस पूरे सैंपल में आपको कोई एक ही चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में एक एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड की, उसमें से आपको क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। तो आप क्या करेंगे? सिल्वर क्लोराइड में से क्लोराइड जो है उसको सेपरेट कर देंगे। तो सेकेंड स्टेप आपका क्या हो गया? सेपरेशन ऑफ योर डिज़ायर्ड कंपोनेंट। थर्ड स्टेप होगा वेइंग ऑफ सेपरेटेड डिज़ायर्ड कंपोनेंट, यानी कि जो सब्सटेंस आपने जो कंपोनेंट जो है उसको सेपरेट किया था उसको ड्राई कीजिए। ड्राई करने के बाद आप क्या करेंगे? उसका वे कर लेंगे कि वो जो कंपोनेंट है उसका वे कितना आ रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? वेइंग ऑफ सेपरेटेड डिज़ायर्ड कंपोनेंट। अब लास्ट स्टेप होगा कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन का मतलब होता है टू कैलकुलेट, यानी हाउ कैन यू कैलकुलेट। ये जो प्रोसेस है कहलाएगा कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सेपरेटेड डिज़ायर्ड कंपोनेंट इन द सैंपल, यानी जो चीज़ आपने सेपरेट की थी ना, फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन आपने सेपरेट की थी, आपने उसको वे किया था, तो अब आपने क्या करना है? उसकी कैलकुलेशन कर लेनी थी। तो ये 4 प्रोसेस थे और ये चारों यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।